विशाल भारद्वाज की एक नई फिल्म आ रही है, ओ रोमियो। हाँ, मैंने भी सुना। लेकिन मतलब कुछ वक्त पहले तक इसका नाम कुछ और था, अर्जुन उस्तरा। और ये नाम एक असल कहानी से जुड़ा है, एक ऐसे शख्स से जिसका नाम ही असल में उसकी पहचान था, हुसैन उस्तरा। बिल्कुल, और बस किस्सा यहीं से शुरू होता है। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, ये कहानी है हुसैन शेख उर्फ हुसैन उस्तरा की और उसकी प्रोटीजे या कहिए उसकी शिष्या अशरफ उर्फ सपना दीदी की। हम बात कर रहे हैं 90s के दशक की मुंबई की। एक ऐसी मुंबई जहां हर गली में हिम्मत, बदला और धोखे की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। हाँ, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है कि दाऊद इब्राहिम उस वक्त अपने पीक पर था। उसका नाम ही कानून था। कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसे कोई सीधी चुनौती देगा, वो भी ऐसे लोग जिनका नाम तक किसी ने ठीक से सुना नहीं था। तो आज की हमारी जो पड़ताल है वो इसी पर है कि कैसे एक मामूली सा गुंडा दाऊद के लिए इतना बड़ा सिरदर्द बन गया, और कैसे एक आम सी औरत ने अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को उसी की जमीन पर मारने की कसम खा ली। देखिए, ये सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये उसूलों की और बदले की लड़ाई है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये हुसैन उस्तरा आखिर था कौन। हाँ, इसका नाम इतना खौफनाक क्यों था? हुसैन शेख की परवरिश हुई थी मुंबई के उन इलाकों में जहां गैंग और बंदूकें वो जिंदगी का हिस्सा थीं। हाँ, वहाँ किसी गैंग में शामिल होना कोई करियर चॉइस नहीं होती थी। वो तो जिंदा रहने का एक तरीका था। आप या तो शिकारी हैं या फिर शिकार। और उसने शिकारी बनना चुना। बिल्कुल। और यही माहौल उसे घड़ता है। वो छोटे मोटे झगड़ों से शुरुआत करता है, लेकिन उसमें एक अलग ही किस्म की बेरहमी थी। अच्छा। हाँ, जो उसे बाकियों से अलग करती थी। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता था, वो सामने वाले को तोड़ना चाहता था। और धीरे धीरे रंगदारी की, वसूली की दुनिया में उसका नाम बनने लगा। लेकिन वो बस एक और शूटर नहीं बनना चाहता था। नहीं, उसे अपनी एक पहचान बनानी थी। और वो पहचान बनी एक बहुत ही खौफनाक तरीके से। उसके नाम के पीछे की जो कहानी है ना, वो ही सब कुछ बता देती है। हाँ बताइए। हुआ ये कि एक बार सड़क पर उसकी किसी से लड़ाई हो गई, बात बढ़ी, हाथापाई शुरू हो गई, और बीच लड़ाई में हुसैन ने पास में बैठे एक नाई का उस्तरा छीन लिया। और उसने उस उस्त्रे का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए नहीं किया। नहीं, उसने अपने दुश्मन पर इस तरह से वार किए, ऐसी जगहों पर कट लगाए कि जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो वो डॉक्टर भी वो जख्म देखकर हैरान रह गया था। मतलब वो जख्म मारने के लिए नहीं थे। नहीं, वो जख्म जिंदगी भर का एक निशान, एक याद छोड़ने के लिए बनाए गए थे। सोचकर ही अजीब लगता है। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। ये एक परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल। उस एक घटना ने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। उसे नाम मिला उस्तरा। उस्तरा। और अंडरवर्ल्ड में नाम सिर्फ एक पहचान नहीं होता, वो एक ब्रांड होता है। उसका नाम खौफ का ब्रांड बन गया। सही बात है। ये एक संदेश था कि मैं वो शख्स हूं जो नियम तोड़ता है, जो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसी खौफ के दम पर उसने अपनी जगह बनाई। उस दौर में ज्यादातर गैंग्स या तो दाऊद के आगे, हाँ, या तो झुक रहे थे या उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। डी कंपनी एक कॉरपोरेशन की तरह फैल रही थी। बिल्कुल। लेकिन हुसैन उस्तरा वो अलग मिट्टी का बना था। उसने अपनी एक आजाद पहचान बनाए रखी। तो जमीन के सौदे, वसूली के इलाके, इन सब चीजों पर झगड़े हुए होंगे। हाँ, और वफादारी की लड़ाइयां, इन सब वजहों से दाऊद और उस्तरा के बीच सीधी दुश्मनी शुरू हो गई। उस्तरा सिर्फ दाऊद का एक और दुश्मन नहीं था, वो उसके साम्राज्य के खिलाफ बगावत का एक प्रतीक बन गया था, एक खुली चुनौती। मतलब वो ये कह रहा था कि मुंबई में सिर्फ एक ही बादशाह नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरफ उस्तरा दाऊद के लिए सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन वो अकेला था। कहानी तब पूरी तरह बदल गई जब इस लड़ाई में एक ऐसा किरदार शामिल हुआ जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एक औरत, सपना दीदी। सपना दीदी। हाँ, जिनका असली नाम अशरफ बताया जाता है। उनकी कहानी वो बदले की एक क्लासिक कहानी है। 90 के दशक की शुरुआत में दाऊद के लोगों ने कथित तौर पर उसके पति महमूद खान की एयरपोर्ट पर हत्या कर दी थी। अच्छा। और उस दिन अशरफ ने कसम खाई कि वो उस शख्स को खत्म कर देगी जिसने उसकी दुनिया उजाड़ी। और बदला लेने के लिए उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो दाऊद से न डरता हो, जो सिस्टम के बाहर काम करता हो। और मुंबई में उस वक्त ऐसा एक ही नाम था, हुसैन उस्तरा। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। अशरफ यानी सपना मदद के लिए उस्तरा के पास पहुंची
और उसने उसे सिर्फ पनाह नहीं दी जो कोई भी दे सकता था, वो उसका मेंटोर बन गया। इश्मेट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? एक खूंखार कातिल जो उस तरह से लोगों पर वार करता है, वो अचानक एक टीचर, एक मेंटोर बन गया। क्या ये सिर्फ इसलिए था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, या उस तरह में कोई और भी बात थी जो हम नहीं देख पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात नहीं थी। उस्तरा एक शातिर रणनीतिकार था। उसने सपना में वो आग देखी जो उसमें थी। उसे पता था कि एक औरत जिसे कोई शक की निगाह से नहीं देखेगा, वो दाऊद के कितने करीब पहुंच सकती है। उसने सपना को सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया, उसने उसे अंडरवर्ल्ड की राजनीति सिखाई। बिल्कुल, साजिश रचना सिखाया, दुश्मन की चाल को पढ़ना सिखाया। सपना उसके लिए सिर्फ एक मोहरा नहीं थी, वो उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। और इसी रिश्ते पर तो वो वेब सीरीज एक थी बेगम भी बनी है, जो दिखाती है कि कैसे इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। एक ऐसा प्लान जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद अंडरवर्ल्ड का नक्शा ही बदल जाता। वो प्लान क्या था? वो प्लान था दाऊद इब्राहिम को उसके अपने सबसे महफूज किले यानी दुबई में खत्म करने का। दुबई में? ये सोचना भी उस वक्त पागलपन था। बिल्कुल। पुलिस डायरी और उस दौर की रिपोर्ट से जो बातें सामने आती हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती हैं। सपना दीदी ने इस काम के लिए बाकायदा एक टीम तैयार की थी। हाँ, और प्लान की जगह चुनी गई दुबई का एक क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम? यहाँ जो बात फैसिनेट करती है ना, वो है इस प्लान की दुस्साहसी प्रकृति। दाऊद अपनी सुरक्षा को लेकर वो पागलपन की हद तक सतर्क रहता था, खासकर पब्लिक जगहों पर। हाँ, उसके चारों तरफ तो उसके सबसे वफादार लोगों का घेरा होता था। उसे उसकी अपनी जमीन पर हजारों लोगों के सामने मारने की सोचना, ये सिर्फ कत्ल की साजिश नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था। मनोवैज्ञानिक हमला? इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए, दाऊद की छवि क्या थी? एक ऐसा डॉन जो अपनी जमीन पर अपनी सुरक्षा के घेरे में अजय है, जिसे कोई छू नहीं सकता। और यहाँ एक औरत एक टीम के साथ उस छवि को हजारों लोगों के सामने चकनाचूर करने की हिम्मत कर रही थी। ये उसे ये बताने की कोशिश थी कि तुम कितने भी बड़े डॉन हो, तुम्हारी मौत बहुत मामूली और जलील तरीके से भी हो सकती है। ये तो उसके खौफ के ब्रांड पर सीधा हमला था। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब भीड़, स्टेडियम, हथियार के नाम पे क्या था? कोई बॉम्ब, कोई स्नाइपर? यही तो प्लान की सबसे हैरान करने वाली बात है। योजना ये थी कि सपना के कुछ लोग दाऊद के आदमियों पर हमला करके उनका ध्यान भटकाएंगे। ठीक है। कुछ लोग भीड़ में भगदड़ मचा देंगे ताकि अफरा तफरी का माहौल बन जाए। और जैसे ही भगदड़ मचेगी, सपना दीदी कोल्ड ड्रिंक की टूटी हुई कांच की बोतल से दाऊद का गला चीर देंगे। एक मिनट, क्या एक टूटी हुई बोतल? ये तो किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा पागलपन लगता है। क्या उन्हें सच में लगा था कि ये काम कर जाएगा? हथियार का चुनाव देखिए, कोई बंदूक नहीं, कोई बम नहीं, एक टूटी हुई बोतल। ये दिखाता है कि प्लान कितना पर्सनल था। ये बदला था और इसे बहुत क्रूर और नजदीकी तरीके से अंजाम देने की योजना थी। ये सीधे तौर पर दाऊद के रुतबे को चुनौती थी कि कोई उसे इतने आम हथियार से इतनी आसानी से खत्म कर सकता है। एक संदेश था कि तुम्हारी ताकत का मेरे बदले के सामने कोई मोल नहीं। ये प्लान लगभग कामयाब होने के कगार पर था। तैयारी पूरी हो चुकी थी, टीम दुबई पहुंचने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसा कि अंडरवर्ल्ड की ज्यादातर कहानियों में होता है, सबसे बड़ा धोखा हमेशा करीब से ही मिलता है। बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। विश्वासघात अंडरवर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे घातक हथियार है। किसने धोखा दिया? सपना के ही एक बहुत खास सिपह सालार ने, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी। उसने पूरे प्लान की खबर दाऊद तक पहुंचा दी। एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। और इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। साल था 1994। दाऊद को जैसे ही खबर मिली, उसने अपना संदेश भेजने का फैसला किया। उसके आदमियों ने सपना के घर पर हमला कर दिया। यह हमला सिर्फ उसे रोकने या मारने के लिए नहीं था, ये एक मिसाल कायम करने के लिए था। हर उस इंसान के लिए एक संदेश जो दाऊद के खिलाफ जाने की सोच भी सकता था। संदेश साफ था, बगावत की सजा सिर्फ मौत नहीं बल्कि एक दर्दनाक मौत होगी। सपना को बहुत बेरहमी से मारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि 22 बार चाकू से वार किए गए। उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया। बताया जाता है कि वो बुरी तरह जख्मी हालत में लहूलुहान घिसटते हुए अपने घर के बाहर तक आई।
मदद के लिए चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। क्यों? और उस दुनिया में डर का माहौल ऐसा होता है कि लोग मदद करने से भी घबराते हैं। उन्हें पता था कि इसकी मदद करने का मतलब है दाऊद से दुश्मनी मोल लेना। और उस्तरा कहाँ था? और शायद उस दिन हुसैन उस्तरा भी उस इलाके में मौजूद नहीं था। एक पल की खामोशी, बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से सपना दीदी ने वहीं सड़क पर दम तोड़ दिया। एक औरत जिसने अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को चुनौती दी, उसका अंत इतना अकेला और दर्दनाक हुआ। तो ये कहानी है हुसैन उस्तरा की, जो दाऊद के खिलाफ बगावत का प्रतीक बना। ये कहानी है सपना दीदी के बदले की आग की, जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। और ये कहानी है उस दुस्साहसी प्लान की जो अगर कामयाब हो जाता तो अंडरवर्ल्ड का इतिहास शायद कुछ और होता। और आखिर में ये कहानी है एक क्रूर विश्वासघात की, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे स्रोत जहां से इस सारी जानकारी मिली है, इस कहानी को एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले एक अधूरे सवाल पर खत्म करते हैं। सवाल है, सपना ने खून ज्यादा बहने से दम तोड़ दिया और उस्तरा ने क्या किया? और यही सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ कर जा रहे हैं, ये सोचने के लिए कि उस दुनिया में वफादारी और बदले का चक्र आखिर कैसे चलता है। और एक गुरु, एक मेंटोर अपनी सबसे काबिल शिष्या के इस तरह बेरहमी से मारे जाने के बाद क्या करता है? क्या वो बदला लेता है या खामोश हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए मुंबई की उन्हीं गलियों में दफन है।